हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके लिए लेके आए हैं बेहद ही बेहतरीन क्लास, जिसमें हम आपको जीके और जीएस दोनों को मिलाकर पढ़ाएंगे और वो लगभग संघ लोक सेवा आयोग आरओ एआरओ के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी यूपी टेट से रिलेटेड सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, आप हिस्ट्री से रिलेटेड सभी को क्या कर सकते हो, 2023 में जो भी एग्जाम है उनको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, बौद्ध संगीति। यहां से क्वेश्चन बनता है हर हालत में, बौद्ध संगीति के आयोजन स्थलों का सही कालक्रम है। वह कहने का मतलब आपको कालक्रम में इनको लगाना है। तो पहला कह रहा है कि भाई पहले कौन सी हुई थी, राजगृह हुई थी, वैशाली हुई थी, कुंडलवन हुई थी या पाटलिपुत्र हुई थी, या पाटलिपुत्र पहले हुई थी, कुंडलवन हुई थी या वैशाली हुई थी, राजगृह हुई थी, कुंडलवन हुई थी या पाटलिपुत्र या वैशाली हुई थी, या राजगृह या वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन, कौन सी हुई थी। तो ध्यान रखना, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अजातशत्रु इस समय शासक थे, ये राजा थे उस समय। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करूं तो 383 ईसा पूर्व में 100 साल बाद वैशाली में हुई थी, और यहाँ साबकमीर अध्यक्ष रहे थे और कालाशोक इसके कौन रहे थे, शासक रहे थे। साथ ही साथ तीसरी की अगर मैं बात करूं तो 251 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है ना, और पाटलिपुत्र में हुई थी, और मोगली पुत्र तिस्य जो थी ये इसके अध्यक्ष थे, सम्राट अशोक, जिन्हें महान सम्राट बोलते हैं, मौर्य वंश के महान शासक अशोक इसके कौन थे, राजा थे इस समय। चौथी जो हुई थी वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ठीक है ना, 7800 ईस्वी में आप कह सकते हो, कुंडलवन में हुई थी, और वासुमित्र एवं अश्वघोष इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। कनिष्क इस समय कौन थे, तो शासक थे। तो आप पहचान सकते हो सबसे लास्ट में कुंडलवन, तो सबसे लास्ट में कौन सी आ रही है, ये आ रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान रखना, बौद्ध संगीति जो थी गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनके जो प्रचार प्रसार थे, उनने जो भी उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को समाज में फैलाने के लिए बौद्ध संगीति के माध्यम से विचार किया गया था कि भाई उन उपदेशों को किस तरीके से फैलाया जाए। तब उनके शिष्य उपाली और आनंद ने ये प्लान किया था, ठीक है ना, तो इनमें ये प्लान किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो निम्न में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख, कौन सा द्विभाषी अभिलेख थे, गुर्जरा व मास्की, सहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा, तक्षशिला एवं लगमान, सर एक पुनः जो कंधार में है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम जो शिलाभिलेख बनवाए हैं, अभिलेख जो बनवाए हैं वो सम्राट अशोक ने ही बनवाए हैं। किसी में बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रचार प्रसार के बारे में बातें, किसी ने अपने शासनकाल के बारे में, अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, द्विभाषी अभिलेख जो माना जाता है वो सर एक पुनः माना जाता है, जो कंधार में है, ठीक है ना। तो कह रहा है ये अभिलेख जो अरामायिका एवं ग्रीक इन दो भाषाओं में है, ठीक है ना, जबकि गुजरा और मास की जो अभिलेख है ये ब्राह्मणी और द्रासी, ठीक है ना, और सहवाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तक्षशिला एवं लगमान जो है वो अरामायिका लिपि में लिखा गया है। शहर एक कुल अरामायिका और ग्रीक दोनों भाषाओं में लिखा गया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, और यही पूछ रहा है वो द्विभाषी अभिलेख, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या सिकंदर लोदी। तो ध्यान रखना, लाखों लाखों का दान देने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शी कहा जाता है। ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, ध्यान रखना, ठीक है ना। और दिल्ली सल्तनत काल के समय ये जो है काफी ज्यादा मतलब शुरुआती दौर का एक शासक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री एवं बतूता इनके काल में आया था, ध्यान रखना। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए यहां से क्वेश्चन बनता है, और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आपको ये बताना किस वर्ष की थी, कौन सी सन में आगरा शहर की स्थापना की थी, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। कथन किसका है, ये किसने कहा था कि अगर मैं किसी अपने एक गुलाम को पालकी में बैठा दूंगा तो मेरे आदेश पर उस गुलाम को भी लेकर चले जाएंगे, ये किसने कहा था, बलवंत, खिज्जे खां, सिकंदर लोदी या साथियों अलाउद्दीन खिलजी। तो ऐसा सिकंदर लोदी ने कहा था, किसने कहा था, सिकंदर लोदी ने। कह रहा उपयुक्त कथन दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी का है। बलवंत के बारे में अगर हम बात करें तो लक्त एवं रोह की नीति किसने चलाई थी,
बलबन ने चलाई थी, ठीक है ना। 40 सरदारों का इसने क्या किया था, नरसंहार किया था, नवरोज त्योहार, ठीक है ना, ये सब इसी की देन है, ठीक है ना। खिज्र खां ने सैयद वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो खिज्र खां को सैयद वंश के लिए जाना जाता है और आंसर इसका क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वह गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। मैं जो आपको ये क्लास बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्जाम में विशेषकर पीसीएस और आरओ के एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट है। आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। तो कह रहा चंपारण, कह रहा सुमेलित कीजिए, चंपारण आंदोलन कब हुआ था, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, सविनय आंदोलन कब हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारी दी थी। सविनय आंदोलन की बात करूं तो ये 1930 में चलाया गया था, ठीक है ना। और चंपारण जो आंदोलन था वो महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले सफल आंदोलन था, ध्यान रखना इस चीज को। 1917 में ये चला था और खेड़ा आंदोलन उसके जस्ट बाद 1918 में। तो इसके साथ ही ये आंसर निकल के आएगा, वो शी आ जाएगा, ठीक है ना। एक का 3, ठीक है ना। ए का कौन सा है, चंपारण आंदोलन 1917, ए का 3, ठीक है ना। तो इससे सी आ जाएगा। और भी है चंपारण आंदोलन देखो 1917, खेड़ा 1918, सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन, गो बैक टू सॉरी क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब जो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकलने के लिए चलाया था, ठीक है ना। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या जहरुद्दीन बाबर को। तो ध्यान रखना, भारत में मुस्लिम वंश का जो शासक माना जाता है वो मोहम्मद गौरी है, वह किसी का गुलाम था, ठीक है ना। तो कह रहा 1175 से 1206 तक भारत पर कई बार मोहम्मद गौरी ने क्या किए थे, आक्रमण किए थे और दिल्ली में मुस्लिम शासन की क्या की थी, आधारशिला रखी थी, ठीक है ना। उसके बाद में अगर माना जाता है तो मैं अगर बात करूं जहरुद्दीन बाबर, तो ये बाबर को बोला जाता है, ये 1526 से 30 तक रहा था। मुगल वंश की स्थापना का इसे क्या माना जाता है, संस्थापक। बाबर ने मुगल वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। उसी के बाद बाबर के बाद जो है हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, ठीक है ना। ये इस तरीके से फिर शासन चलता रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सैंडव भारत, सैंडव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्न में से कौन सी इसमें शामिल नहीं है। सैंडव सभ्यता की बात कह रहा है इसमें अल्पाइन शामिल नहीं है, इसमें भूमध्य सागरी शामिल नहीं है, या मंगोलाइट शामिल नहीं है, या नीग्रेटो शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना, सैंडव सभ्यता के समय अल्पाइन, भूमध्य सागरी और मंगोलाइट तीनों थे। नीग्रेटो जो मिलते हैं तो ये पुरापाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति मानी जाती है, ठीक है ना। जबकि सप्त सैंडव में अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलाइट और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ठीक है ना। अल्पाइन और भूमध्य सागर के आसपास के, मंगोलाइट मंगोल के थे, ठीक है ना। तो ये इस समय की क्या थी, जनजातियां थी। नेक्स्ट क्या रहा है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, नीग्रेटो हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, निम्न सैंडव स्थल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां मिले हैं, मतलब घोड़ा कहां मिला है। सूरकोटदा में, कोटदीजी में, चन्हूदड़ो में या लोथल में। तो ध्यान रखना, सूरकोटदा में कहां मिलता है, सूरकोटदा में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। कह रहा सप्त सैंडव सभ्यता में घोड़े की अस्थियां सूरकोटदा में मिली हैं। जबकि सूरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने वर्ष 1964 में की थी। कोटदीजी से बाणाग्र, मतलब बाण के आग वाला नुकीला हिस्सा मिला है। चन्हूदड़ो से झुकर जाकर संस्कृति और लोथल से एक बंदरगाह युक्त क्या मिला है, शहर मिला है। ये और इससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। तो बुद्ध धर्म के से संबंधित जो उनके प्रतीक हैं, तो जन्म की बात करूं तो जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है, ध्यान रखना। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। ग्रह त्याग का प्रतीक इनका घोड़ा है, ठीक है ना। और ज्ञान का प्रतीक बौड़ी वृक्ष, ठीक है ना, जहां पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। और मृत्यु का प्रतीक पीपल है। इसका मतलब एकदम से सुमेलित है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, शी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, तीसरे का थर्ड और डी का फोर्थ हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र है, जो संस्कृति में लिखा गया है। तो बिल्कुल साथियों, सत्य अहिंसा के लिए तो जैन धर्म बात ही करता है, साथ ही साथ तप की बात भी कौन करता है, जैन धर्म करता है।